नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? वेरी गुड। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से शुरुआत करने जा रहे हैं। किन से शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से। इससे पहले 5 इतिहासकारों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज 6ठे नंबर पर जो इतिहासकार है वह राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। दोस्तों, हर बार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हो, हर बार इनके ग्रंथ से संबंधित या इनकी जो विशेषताएं या ग्रंथ से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उनसे संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये इनके ग्रंथ का नाम है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के ग्रंथ का क्या नाम? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन इस ग्रंथ का प्रकाशन दोस्तों 1938 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1938 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कालखंड, ग्रंथ के जो कालखंड है दोस्तों, वह कालखंड पांच कालखंडों में विभक्त है दोस्तों। ये ग्रंथ कितने कालखंड है? 5 कालखंडों में विभक्त है। 5 कालखंड कौन कौन से है? चारण काल, संधि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कालखंडों का के बारे में अपन अध्ययन आगे की क्लासों में करेंगे, तब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो ये प्रकाशन इनका 1938 ईस्वी में हुआ और इस ग्रंथ के कालखंड है वो 5 कालखंडों में विभक्त है दोस्तों। अब प्रमुख विशेषताएं, ग्रंथ से संबंधित प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में आचार्य शुक्ल का ही अनुकरण किया है। किन का अनुकरण किया? इन्होंने आचार्य शुक्ल का ही। नंबर 1 विशेषता है दोस्तों, वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में इतिहास ग्रंथ के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अनुकरण किया। शुक्ल जी का अनुकरण का मतलब क्या है दोस्तों? शुक्ल जी का अनुकरण किया। ग्रंथ की जो पहली विशेषता, प्रमुख विशेषता है उसमें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन में डॉक्टर ने इस इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुकरण किया। मतलब यह है कि शुक्ल ने जिस पद्धति का अनुसरण किया विदेवती, उसी पद्धति का अनुकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया। शुक्ल की पद्धति को हूबहू इन्होंने भी अपनाया अपने इतिहास ग्रंथ में दोस्तों। तो पहली जो विशेषता है वो कि अपने इतिहास
ग्रंथ के लेखन में आचार्य शुक्ल जी का अनुकरण किया है। इन्होंने शुक्ल जी के ग्रंथ से बहुत सारी सामग्री हूबहू टेप करके अपने ग्रंथ में लिखी उन्होंने। नंबर 2 विशेषता, इस ग्रंथ में वर्मा जी ने अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। इसी कारण इस ग्रंथ का आरंभ इसी कारण इस ग्रंथ का आरंभ 693 ईस्वी इसी कारण इस ग्रंथ का आरंभ 693 ईस्वी या विक्रमी संवत भी पूछ सकते हैं आपको, या विक्रमी संवत 750 से माना जाता है, से माना जाता है। सात सौ 50 विक्रमी। अब देखो दोस्तों, ईस्वी सन में अब अगर हम 57 जोड़ते हैं तो विक्रमी संवत आता है, और विक्रमी संवत में से 57 घटाते हैं तो ईस्वी सन आएगा। आई बात आपके समझ में? ईस्वी सन में से अगर 57 जोड़ा जाता है ईस्वी सन में तो विक्रमी संवत आ जाता है, और विक्रमी संवत में से 57 घटाएंगे तो ईस्वी सन आ जाएंगे। तो क्या कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। इस कारण इस ग्रंथ का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। उन्होंने अपभ्रंश के कवियों को भी अपने इतिहास के ग्रंथ में शामिल कर लिया, और इसी वजह से इस ग्रंथ का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। पहले क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी में, आरपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में। दोस्तों क्या पूछा कि किस ग्रंथ का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना गया है? किस ग्रंथ का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना गया या हुआ है? तो वो ग्रंथ का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का जो प्रारंभ है वह 693 ईस्वी से माना जाता है। दोस्तों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का जो पॉइंट है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना कि 693 ईस्वी से डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका आरंभ होता है 693 ईस्वी या विक्रमी संवत। अगर अगला पूछे तो 750 विक्रमी संवत 750। 3 नंबर की विशेषता दोस्तों, इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि तक का ही वर्णन है अर्थात यह एक अधूरा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में
इस ग्रंथ में आदिकाल एवं भक्तिकाल, इस ग्रंथ में आदिकाल एवं भक्तिकाल का ही उल्लेख है। आदिकाल एवं भक्तिकाल का ही उल्लेख है। आदिकाल एवं भक्तिकाल का ही उल्लेख है। एवं भक्तिकाल का ही उल्लेख है। भक्तिकाल का ही उल्लेख है। आई बात दोस्तों समझ में। इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की कालावधि तक का ही वर्णन है। इसमें 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक की कालावधि का वर्णन है इस ग्रंथ के अंदर। यह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आदिकाल एवं भक्तिकाल तक का ही उल्लेख किया गया है। आगे के जो काल थे, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, इसका इस ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ को अपन क्या मानेंगे दोस्तों? अधूरा ग्रंथ मानेंगे। इस ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। 4 नंबर का पॉइंट, इस ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। इसलिए यह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ माना गया है, क्योंकि भक्तिकाल के बाद में जो काल थे उन कालों का प्रकाशन नहीं हो सका। इस वजह से यह अधूरा ग्रंथ है। 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया गया है। आदिकाल और भक्तिकाल, इन दो कालों का ही विवरण है इस ग्रंथ के अंदर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में। कितने कालखंडों में विभक्त है दोस्तों? 5 कालखंडों में विभक्त है दोस्तों। प्रमुख विशेषताएं क्या है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल की पद्धति का ही अनुकरण किया है। दूसरी विशेषता, इस ग्रंथ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश के कवियों को सम्मिलित कर लिया। इस कारण इस ग्रंथ का आरंभ 693 ईस्वी या विक्रमी संवत 750 से माना जाता है। ये क्वेश्चन दो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जामों में पूछा गया है कि किस ग्रंथ का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना गया है। तो आपको ध्यान रखना कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ का आरंभ 693 ईस्वी से ही हुआ है दोस्तों। तीसरी विशेषता है कि दोस्तों इसमें 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है, अर्थात इसमें आदिकाल एवं भक्तिकाल का ही उल्लेख है, आगे के कालों का उल्लेख नहीं है। इस कारण ये अधूरा ग्रंथ है एवं इसका दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है दोस्तों। ये इसकी 4 विशेषता होगी। 5वीं विशेषता दोस्तों, इसकी 5वीं विशेषता, इन्होंने शुक्ल जी के आदि काल को, इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को, इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहकर पुकारा। चारण काल कहा एवं इससे पूर्व के युग को एवं इससे पूर्व के युग को इन्होंने, स्क्रीन में थोड़ी गड़बड़ हुई है दोस्तों, अपन थोड़ा इसको दोबारा मिटा करके पढ़ लेते हैं। स्क्रीन की सेटिंग थोड़ी खराब हुई है, ऊपर नीचे हुई है, इसमें नंबर कट गया 6 नंबर का जो अपना है।
तो जो 6 नंबर है पॉइंट दोस्तों, नंबर 6। अब भी इधर यहां से चलो रही। इस ग्रंथ में शुक्ल जी के वीरगाथा काल को शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया था दोस्तों। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल एवं उससे पूर्व के युग को उससे मतलब वीरगाथा काल से पूर्व के युग, उससे पूर्व के युग को एवं उससे पूर्व के युग को एवं उससे पूर्व के युग को संधि काल एवं उससे पूर्व के युग को संधि काल कहकर पुकारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 6 नंबर का जो पॉइंट है अपना वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट, चार ये थे, तो ये अपना 5 नंबर का है दोस्तों। ये कौन सा है? 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों। ये 5। इस ग्रंथ में शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल, इस ग्रंथ में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ में शुक्ल जी का जो वीरगाथा काल है उसको तो चारण काल था, एक उससे पूर्व के काल को संधि काल कह करके पुकारा इन्होंने। संधि काल तो वीरगाथा काल को क्या कहा? चारण काल। यहां से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीरगाथा काल का क्या नाम दिया? तो आपका उत्तर होगा चारण काल। वीरगाथा काल का चारण काल, एक उससे पूर्व के युग, वीरगाथा काल से जो पूर्व का युग था जिसमें अपभ्रंश की रचनाएं होती थी, अपभ्रंश भाषा का बोलबाला था, उसको इन्होंने संधि काल कहकर के पुकारा। वीरगाथा काल को तो क्या नाम दिया? चारण काल। और उससे पूर्व के युग को इन्होंने संधि काल कहकर के पुकारा। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको कि चारण काल तो किस काल को कहा और संधि काल किस काल को कहा। तो वीरगाथा काल को तो इन्होंने चारण काल कहा और उससे पूर्व के युग यानी कि वीरगाथा काल से जो पूर्व का युग था उसको इन्होंने संधि काल कहकर के पुकारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दोस्तों। तो संधि काल में अपभ्रंश की भाषा की रचनाएं होती थी। नंबर 6, संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं होती थी। अपभ्रंश की रचनाएं होती थी। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं होती थी। यह इसका 6 नंबर का पॉइंट है। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नंबर 7, वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री शामिल कर ली जिसके कारण अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू
अपभ्रंश के पहले कवि थे कौन थे दोस्तों? स्वयंभू। अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू। अपभ्रंश के पहले कवि अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मान लिया। को ही हिंदी का पहला कवि माना। ये देखो 7 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इतिहासकार ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। मैंने पहले पढ़ाया था आपको शिव सिंह सेंगर के बारे में दोस्तों, तब मैंने बताया था कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो पहला कवि माना है वो माना था पुष्पदंत को। पुष्प भी कह सकते हैं, पुंड भी कह सकते हैं, या पुष्पदंत, तीनों एक ही बात है। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का पहला कवि है वो होगा दोस्तों पुष्पदंत। डॉक्टर वर्मा के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि है वो होगा स्वयंभू। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि होगा शालिभद्र सूरी। तो ये तीनों क्वेश्चन बताए मैंने, आपको याद रखनी है दोस्तों। परीक्षा में इंपॉर्टेंट बंदे आ सकते हैं परीक्षा में। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो अपभ्रंश के पहले कवि हैं, अपभ्रंश भाषा के जो पहले कवि है ना स्वयंभू, उन्हीं को ही हिंदी का पहला कवि माना है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि अपभ्रंश भाषा का पहला कवि कौन है, तो भी आपका उत्तर स्वयंभू होगा। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि, तो भी उत्तर स्वयंभू ही होगा दोस्तों। तो ये 7 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, 7 नंबर का जो पॉइंट है वो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है अंतिम पॉइंट है दोस्तों 8। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से संबंधित जो अंतिम पॉइंट है, इनकी प्रमुख विशेषता है, तो अंतिम जो पॉइंट 8 नंबर का वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। वर्मा जी ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को क्या कहा दोस्तों? संत काव्य धारा एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा को क्या नाम दिया दोस्तों? सूफी काव्य धारा कहकर पुकारा। ये था इनका अंतिम विशेषता, अंतिम पॉइंट नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। भक्ति काल को अब 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल का विभाजन जब अपन भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति काल का वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर, निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण। निर्गुण को फिर 2 भागों में बांटा गया आगे चलकर। कौन सा? नंबर 1 ज्ञानाश्रय काव्य धारा और नंबर 2 था प्रेमाश्रय काव्य धारा। तो इन जो 2 धाराएं थी इनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? ज्ञानाश्रय काव्य धारा थी, निर्गुण धारा है, उसके अंदर जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा है उसको तो इन्होंने संत काव्य धारा कह करके पुकारा, और प्रेमाश्रय काव्य धारा है इसको इन्होंने सूफी काव्य धारा कह करके पुकारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय काव्य धारा एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को किस नाम से पुकारा।
तो आपका उत्तर होगा कि ज्ञानेश्वरी काव्य धारा, उसको तो इन्होंने ज्ञानेश्वरी काव्य धारा है, इसको संत काव्य धारा नाम से पुकारा, और प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा दोस्तों। तो ये जो ज्ञानेश्वरी काव्य धारा या अपन कह सकते हैं संत काव्य धारा, इनका प्रतिनिधि कवि है, इस काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि है वो है दोस्तों कबीरदास जी। और जो प्रेमाश्री काव्य धारा या कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा, इस काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों, वो मैंने आपको बताए हैं। पहले एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो आने की संभावना है वो वहां पर मैंने बोर्ड का निशान लगाया, तो उन पॉइंटों को आप थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास की आगे की क्लास अपन इसी प्रकार चलाते रहेंगे दोस्तों। आप नियमित रूप से पीसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य का इतिहास एवं हिंदी व्याकरण की क्लासें देखते रहिए दोस्तों समय समय के ऊपर। अब दोस्तों इनके बाद में अपन अध्ययन करेंगे वह है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। आचार्य शुक्ल के बड़े कट्टर माने जाते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो आचार्य शुक्ल के कट्टर या विरोधी माने जाते हैं। उनकी हर बात पर, उनकी हर कथन का इन्होंने खंडन किया है। तो जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने जो इतिहास से संबंधित जो दोस्तों ग्रंथ लिखे हैं वो देखते हैं। पहले तो अपन सबसे पहले इनके ग्रंथों की चर्चा करेंगे। अपन ग्रंथ, इन्होंने जो एक नंबर पर जो ग्रंथ लिखा है वो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इस 1940 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। 1940 ईस्वी में पहला ग्रंथ क्या नाम से लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका। नंबर 2, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। नंबर 2, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। ये ग्रंथ दोस्तों 1952 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। नंबर 3, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आदि काल, ये 1953 में दोस्तों। कब? 1953 में। ऊपर वाले ग्रंथ से एक साल बाद में इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का आदि काल दोस्तों। तो ये 3 ग्रंथ है लिखे दोस्तों आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। पहला ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से लिखा 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से इन्होंने 1940 ईस्वी में पहला ग्रंथ लिखा। दूसरा ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये ग्रंथ 1952 ईस्वी में लिखा। और तीसरा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1953 ईस्वी में। ये दो नीचे वाले दो और 3 नंबर के तो लगातार लिखे गए 1952 और 53 में। पहला ग्रंथ उन्होंने 1940 ईस्वी में लिखा दोस्तों। तो अब इनकी प्रमुख विशेषताएं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी से जो साहित्य का योगदान है, इनका हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी योगदान है उसकी अपन प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, या पहले किन एग्जामों में किस तरह का प्रश्न इनसे संबंधित आया है दोस्तों। तो चलो करते हैं अपन अध्ययन प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखो दोस्तों इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रमुख विशेषताओं में, इन्होंने सर्वप्रथम ईस्वी सन का काल विभाजन में, अपने ग्रंथ या काल विभाजन में ईस्वी सन का प्रयोग किया, जो ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों, जो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, पहली बार हुआ। तो नंबर 1 है, इन्होंने मतलब किसके लिए, एचपी द्विवेदी जी बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में, एचपी द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप शॉर्ट में एचपी द्विवेदी कह करके बोल सकते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम कम लगे। इन्होंने आदिकाल ना, इन्होंने काल विभाजन, ईस्वी सन में किया, ईस्वी में किया जो ऐसा पहली बार हुआ, जो ऐसा पहली बार हुआ। इनसे पहले जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने सब ने जो काल विभाजन है वो विक्रमी संवत में किया था दोस्तों। इनसे पहले अपने जितने भी 6 इतिहासकारों का अध्ययन कर चुके हैं अब तक, तो उन सब ने अपने इतिहास ग्रंथ का जो काल विभाजन किया था उनका काल विभाजन विक्रमी संवत में किया था। प्रथम दो जो इतिहासकार हैं गार सदेता सिंह एवं शिव सिंह सेंगर, उन्होंने काल विभाजन नहीं किया था बिल्कुल भी। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन आए थे, उन्होंने काल विभाजन प्रथम बार किया था, तो उन्होंने भी विक्रमी संवत में किया। मिश्र बंधुओं ने भी विक्रमी संवत में काल विभाजन किया, शुक्ल ने भी विक्रमी संवत में, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन है वो विक्रमी संवत में किया। सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन है वो ईस्वी सन में किया। तो ऐसा पहली बार हुआ कि किस इतिहासकार ने काल विभाजन ईस्वी सन में किया, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2 विशेषताएं, इन्होंने आदिकाल को नामकरण, इन्होंने आदिकाल को नामकरण व काल विभाजन इन्होंने आदिकाल को नामकरण व काल विभाजन के कारण अत्यधिक संघर्षों एवं व्याघातों का काल कहा। देखो दोस्तों, आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। हर प्रकार के जो इतिहासकार थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे रामकुमार वर्मा जी ने आदि काल वीरगाथा काल है, जो शुक्ल ने दोहरा विभाजन किया, आदिकाल को वीरगाथा काल भी दिया नाम। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने शुक्ल का जो वीरगाथा काल है उसको चारण काल नाम दे दिया। कुछ इतिहासकारों ने आदिकाल नाम दिया, कुछ ने वीरगाथा काल नाम दिया, सिर्फ शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया। तो इन्होंने जो आदिकाल को नामकरण व काल विभाजन, आदिकाल का नामकरण व काल विभाजन के कारण इस काल को अत्यधिक संघर्षों एवं
व्याघातों का काल का, आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक संघर्षों एवं व्याघातों का काल का नामकरण व काल विभाजन के कारण, किसके कारण से कहा इन्होंने कि नामकरण और काल विभाजन के कारण, आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन के अंतर्गत इतिहासकारों में एक समानता नहीं है। इतिहासकार अलग अलग नाम से पुकारते हैं इसका आदिकाल को, नामकरण, और कुछ इतिहासकार काल विभाजन भी अलग अलग समय के अनुसार करते हैं दोस्तों। नंबर 3, एच.पी. द्विवेदी जी ने, एच.पी. द्विवेदी जी ने शुक्ल के भक्तिकाल, शुक्ल के वीरगाथा काल को, शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया। वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा, आदिकाल कहकर पुकारा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुक्ल जिसको वीरगाथा काल नाम देते हैं ना, आचार्य शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा नाम दिया, उसी काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो क्या नाम देते हैं, आदिकाल। वीरगाथा काल को आदिकाल कह करके पुकारते हैं। इन्होंने वीरगाथा काल का नाम क्या रखा दोस्तों, आदिकाल नाम रखा एच.पी. द्विवेदी जी ने। नंबर 4, विशेषताएं। शुक्ल के भक्तिकाल, शुक्ल के भक्तिकाल की उत्पत्ति, भक्तिकाल की उत्पत्ति संबंधी मत का, भक्तिकाल की उत्पत्ति संबंधी मत का खंडन किया एवं शुक्ल के भक्तिकाल की उत्पत्ति संबंधी मत का खंडन किया। किसने किया खंडन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एवं भक्ति का उदय स्वाभाविक भक्ति का उदय स्वाभाविक प्रक्रिया को माना, स्वाभाविक प्रक्रिया को माना दोस्तों। इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो शुक्ल ने भक्तिकाल की उत्पत्ति संबंधी मत का खंडन किया है। शुक्ल ने क्या कहा था भक्तिकाल की उत्पत्ति संबंधी मत में, कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार किए गए, जिसके कारण भक्ति का उदय हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल के मत का खंडन किया और ये कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को स्वीकार कर रहा हूं और जोर देकर यह कहना चाहता हूं, यदि इस्लाम भारत में न आता तो भी भक्ति का भार आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल का जो मत है भक्तिकाल की उत्पत्ति संबंधी मत, उसका पूरी तरह से खंडन किया है, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा है कि भक्ति का उदय वो स्वाभाविक प्रक्रिया से हुआ दोस्तों, इस्लाम के आने से नहीं हुआ। शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम के ने हिंदू जनताओं पर अत्याचार किए, इसलिए भक्ति का उदय हुआ। तो एच.पी. द्विवेदी जी कैसे शुक्ल के मत का खंडन करते हैं और वह कहते हैं कि भक्ति का उदय तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। भक्ति का उदय है वो स्वाभाविक प्रक्रिया माना इन्होंने। नंबर 5 पॉइंट आप दोस्तों, क्या जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल के सबसे बड़े जो आलोचक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, सबसे बड़े आलोचक द्विवेदी जी हैं शुक्ल के। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक, आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी इन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को सबल चुनौती देते हुए परमाणु के आधार पर खंडित किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों, वो शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने शुक्ल की धारणाओं और स्थापनाओं से संबंधित जो भी मत हैं उनका खंडन किया है। उनको सबल रूप से चुनौती देते हुए इनकी धारणाओं और स्थापनाओं को परमाणु के आधार पर खंडित किया है। किसने किया खंडित? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी जो शुक्ल की अनेक धारणा और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए परमाणु के आधार पर खंडित किया है दोस्तों। तो डॉक्टर गणपति चंद्र के गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को सबल चुनौती देते हुए परमाणु के आधार पर खंडित किया है। ऐसे खंडित नहीं किया, इन्होंने परमाणु के आधार के ऊपर किया है। इनकी जो शुक्ल की जो स्थापनाएं या धारणाएं जो भी हैं उनको प्रमाण देकर के खंडित किया है इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नंबर 6 पॉइंट, आलोक पर्व निबंध है दोस्तों। ये आलोक पर्व पर 1973 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है दोस्तों, आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है आलोक पर्व। उस पर 1973 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार
मिला। कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व निबंध पर। आलोक पर्व निबंध की विधाएं, तो इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नंबर 7, या कर सकते हैं कि अपन प्रसिद्ध कथन है ये। नंबर 7 एक प्रसिद्ध कथन इनका। प्रसिद्ध कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो है, यह है कि भारत का लोकनायक, भारत का लोकनायक लोकनायक वही हो सकता है, वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, जो समन्वय कर सके। ये जो कथन है दोस्तों वो तुलसीदास जी के बारे में कहा इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। समन्वय, तुलसीदास की समन्वय भावना पर इन्होंने ये कथन कहा है। तुलसीदास की समन्वय भावना पर, तुलसीदास की समन्वय भावना पर, तुलसीदास की समन्वय भावना पर दोस्तों, तो भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये प्रसिद्ध कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दोस्तों। ये अंतिम जो प्रसिद्ध मैंने कथन लिखा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये कथन आचार्य शुक्ल जी ने किस के बारे में कहा है, किस कवि के बारे में? तो आपका उत्तर होगा तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में इन्होंने कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो दोस्तों अपन ने अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथ और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की कि इनने 3 ग्रंथ लिखे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदि काल, ये 3 ग्रंथ है दोस्तों। इनकी जो विशेषता है कि इन्होंने काल विभाजन सर्वप्रथम ईस्वी सन में किया। आदिकाल को नामकरण एवं काल विभाजन के कारण इन्होंने अत्यधिक संघर्षों एवं व्याघातों का काल कहा। आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन में इतिहासकारों का मत समान नहीं है, इस कारण इन्होंने आदिकाल को संघर्षों एवं व्याघातों का काल कहा। शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर के पुकारा इन्होंने। शुक्ल के भक्ति काल की उत्पत्ति संबंधी मत का खंडन किया एवं भक्ति का उद्देश्य स्वाभाविक प्रक्रिया को माना। किस इतिहासकार ने भक्ति का उद्देश्य स्वाभाविक प्रक्रिया को माना? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि ये शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक हैं और इन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं या स्थापनाओं को सबल पर चुनौती देते हुए परमाणु के आधार पर खंडित किया है। आलोक पर्व निबंध पर 1976 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके दोस्तों। अब जो अगले अपन जो आएंगे वो है दोस्तों 8 नंबर के ऊपर। जो 8 नंबर के ऊपर अपने जो आ रहे हैं 8 नंबर पर जो इतिहासकार दोस्तों आएंगे, या कह सकते हैं कि कोई संगठन है जैसे नागरिक प्रचारणी सभा को ले सकते हैं, या इनसे पहले अपन गणपति चंद्र गुप्त को भी ले सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम है दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ का क्या नाम, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब वैज्ञानिक शब्द याद रख लो, वैज्ञानिक शब्द याद रखो। वैज्ञानिक शब्द किसके ग्रंथ में आता है, तो वो गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ में आता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें वैज्ञानिक शब्द आता है। ग्रंथ का पूरा नाम याद रखो तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये ग्रंथ दोस्तों प्रकाशन 1965 ईस्वी, प्रकाशन कब हुआ 1965 ईस्वी में। 2 खंडों में लिखा गया। तो दोस्तों ये ग्रंथ कितने खंड थे, 2 खंड थे। और कालखंड कितने दोस्तों, इसके कितने कालखंडों में विभक्त है, ये 3। ये ग्रंथ 3 कालखंडों में विभक्त है दोस्तों। ग्रंथ के 2 खंड है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो ग्रंथ है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित, ये ग्रंथ 2 खंडों में विभक्त है। ग्रंथ का जो प्रकाशन है 1965 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1965 ईस्वी में। कालखंड कितने, 3। विशेषताएं देखो इनकी विशेषताएं, विशेषताओं में दोस्तों अपन 1 नंबर पर लेंगे जो इनकी प्रमुख विशेषताएं, वो ये है कि दोस्तों इन्होंने अपने ग्रंथ का आरंभ 1184 ईस्वी से माना। इस कारण इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। इन्होंने अपने ग्रंथ का आरंभ 1184 ईस्वी से माना, जिस कारण इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने। ये अपने ग्रंथ का प्रारंभ कब से माना, 1184 ईस्वी से। तो यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस ग्रंथ का प्रारंभ 1184 ईस्वी से होता है। तो ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि किस ग्रंथ का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना गया है, तब आपका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का प्रारंभ कब से किया, 693 ईस्वी से। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1184 ईस्वी से किया इस ग्रंथ का प्रारंभ। और उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना, शालिभद्र सूरी को। हिंदी का पहला कवि किन्हें माना, इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। दोस्तों आ गई बात आपसे सामने, किस गणपति चंद्र गुप्त ने तो पहला कवि किन्हें माना, शालिभद्र सूरी को। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना था। और शिव सिंह सेंगर ने किसे माना, हिंदी का पहला कवि, पुष्प दंत को हिंदी का पहला कवि माना। गुप्त जी ने अपने ग्रंथ में प्रारंभिक एवं मध्यकाल में तीन प्रकार के काव्यों को, तीन प्रकार के
काव्यों को शामिल किया। 3 प्रकार के काव्यों को शामिल किया। 3 प्रकार के काव्यों को शामिल 3 प्रकार के काव्यों को शामिल किया है। 3 प्रकार के काव्यों को दोस्तों क्या किया इन्होंने? शामिल किया है। काव्यों को शामिल किया है। 3 प्रकार के काव्यों को शामिल किया है। वो कौन कौन से दोस्तों 3 प्रकार के काव्य? धर्माश्रित काव्य, धर्माश्रित काव्य। नंबर 2 राज्याश्रित काव्य। नंबर 2 कौन सा है? राज्याश्रित काव्य। और नंबर 3 है दोस्तों लोकाश्रित काव्य। नंबर 3 कौन सा है? लोकाश्रित काव्य। लोकाश्रित काव्य। तो गुप्त जी ने अपने ग्रंथ में प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार के काव्यों को शामिल किया है। तो पहला है धार्मिक धर्माश्रित काव्य, दूसरा है राज्याश्रित काव्य और फिर है लोकाश्रित काव्य। तो ये प्रारंभिक काल और मध्यकाल में 3 प्रकार के काव्यों को इन्होंने शामिल किया दोस्तों। तो अपन ने गुणवंती चंद्रगुप्त के बारे में अध्ययन किया दोस्तों कि इनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, आप वैज्ञानिक शब्द याद रखो, सिर्फ ज्यादा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। कब प्रकाशन हुआ? 1965 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, 1965 ईस्वी में। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 1 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने ग्रंथ का प्रारंभ 1184 ईस्वी में किया, जिस कारण इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। और धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य इन्होंने प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार के काव्यों को सम्मिलित किया। अब आता है 9 नंबर पर दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा दोस्तों काशी। कब हुई नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना दोस्तों? इसकी पहले स्थापना के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। पूछा गया बहुत बार कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 1893 ईस्वी में। कब हुई? 1893 ईस्वी में। ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा जो प्रकाशित जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है दोस्तों? ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये इनके ग्रंथ का नाम है दोस्तों। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। कालखंड, कितने कालखंडों में विभक्त है ये दोस्तों? कालखंड। यहां से क्वेश्चन आया था एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में। कितने कालखंडों में विभक्त है दोस्तों? 16 कालखंडों में विभक्त है ये दोस्तों। कितने कालखंडों में विभक्त है दोस्तों? 16 कालखंडों में ये ग्रंथ विभक्त है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो ग्रंथ है वो दोस्तों कितने कालखंडों में विभक्त है दोस्तों? 16 कालखंडों में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी हिंदी ग्रेड एग्जाम, हिंदी सब्जेक्ट, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ कितने कालखंडों में विभक्त है? कितने कालखंडों में विभक्त है? तो उत्तर था दोस्तों 16 कालखंडों में विभक्त है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। कहां पर होगी? काशी में हुई थी दोस्तों। काशी कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं और वाराणसी भी कह सकते हैं दोस्तों, तीनों एक ही नाम है दोस्तों। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1893 ईस्वी में। कहां पर हुई दोस्तों? काशी के अंदर हुई दोस्तों इसकी स्थापना। और ये 16 कालखंडों में विभक्त है ग्रंथ।
अब आगे और अंतिम जो कवि है वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ग्रंथ इनके ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र है। इनके दोस्तों ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। 10 खंड है दोस्तों इसके। कितने खंड है दोस्तों? 10 खंड। और 1973 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। 1973 में। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जब मैं बता रहा था तब भी आपको मैंने बताया था कि जो आलोक पर्व निबंध है ना, उस निबंध को साहित्य अकादमी पुरस्कार वो 1973 ईस्वी में मिला था। और ये उसी को जोड़ करके ये बात भी याद रख लो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। पिछली क्लास में जो अपन ग्रंथ उसका भी नाम यही था कि हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। ये ग्रंथ भी किसने लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। तो वो नागरी पटरानी सभा ने वो भी ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपना ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। 1973 ईस्वी में 10 खंडों में विभक्त है। और वो नागरी पटरानी सभा वाला था, वो 16 काल खंडों में विभक्त है। वो 16 कालों में उसको विभाजित किया गया है दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास। नंबर 2 ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से आचार्य शुक्ल ने भी ग्रंथ लिखा है। इसी नाम से आचार्य शुक्ल ने भी दोस्तों ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। और नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। और नंबर 3 इनका जो ग्रंथ है वह है ऋतिक काव्य की भूमिका। ऋतिक काव्य की भूमिका। ये ऋतिक काव्य की भूमिका, इस ग्रंथ के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि ऋतिक काव्य की भूमिका किस इतिहासकार का ग्रंथ है। तो वो इसका उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने 3 ग्रंथ लिखे हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास 10 खंडों में। हिंदी साहित्य का इतिहास इसी नाम से आचार्य शुक्ल जी ने भी ग्रंथ लिखा दोस्तों। और तीसरा ग्रंथ है ऋतिक काव्य की भूमिका। ऋतिक काल की भूमिका नहीं है, यहाँ पर ऋतिक काल शब्द नहीं है, काव्य शब्द है, ये ध्यान रखना दोस्तों आप। तो ये ऋतिक काव्य की भूमिका जो ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा गया पहले, तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो दोस्तों आज जो अपन ये 10 इतिहासकारों के बारे में चर्चा की हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, 10 इतिहासकारों के बारे में उनका जो योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उनकी अपन ने मोस्ट प्रमुख विशेषताएं, उनके ग्रंथों का नाम, प्रकाशन, कुल कवियों की संख्याएं और पीछे की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। शुभ दिन, शुभ समय।